यूएसए में उदुपी रेस्टोरेंट, लंदन में उदुपी रेस्टोरेंट, यूएई में तक उदुपी रेस्टोरेंट और इंडिया के तो हर राज्य के, हर शहर के, हर सड़क के, हर नुक्कड़ में आपको एक ना एक उदुपी रेस्टोरेंट तो दिख ही जाएगा। अभी की बात छोड़ो, महाभारत के टाइम से ही उदुपी रेस्टोरेंट्स एग्जिस्ट करते थे और ये कुरुक्षेत्र के जंग के सैनिकों को खाना खिलाने का काम भी करते थे। सो उदुपी रेस्टोरेंट्स की परंपरा तो तब से चली आ रही है, लेकिन एक और परंपरा चली आ रही है, वो ये है कि आपको हर उदुपी रेस्टोरेंट के रिसेप्शन डेस्क पे मिल जाएंगे शेट्टीज। शेट्टी कम्युनिटी का होटल इंडस्ट्री में एक काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली बिजनेस होता है और इसमें भी एक और सेक्टर है जिसमें साउथ इंडियंस और स्पेशली शेट्टीज काफी प्रोमिनेंट है, बार रेस्टोरेंट्स। पर ऐसे क्यों? वेल, हाय गाइस, दिस इज निकिता एंड माइथोलॉजिकली अगर देखें तो महाभारत के हिसाब से कुरुक्षेत्र का जब वॉर लड़ा गया था तब उदुपी राज्य के राजा जो थे वो इकलौते राजा थे जिन्होंने दोनों कौरवास और पांडवास का साइड नहीं लेते हुए न्यूट्रल रहने का डिसीजन लिया था ताकि वो वॉर लड़ रहे दोनों भी साइड्स को भरपेट खाना खिला सके। पर आप मानोगे नहीं, लेकिन जंग में नहीं होने के बावजूद भी उनका खाना हर रोज इतना सटीक क्वांटिटी का बनता था कि चाहे जंग में 100 आदमी मरे या 1000, वो बिल्कुल हिसाब से अगले दिन खाना बना देते थे और एक भी जन का खाना बर्बाद नहीं जाता था। अब इसके पीछे का कारण जब सदगुरु जी से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि उदुपी के राजा स्वयं कृष्ण भगवान को मूंगफली खिलाया करते थे और कृष्ण भगवान एग्जैक्टली जितने मूंगफली का दाना नहीं खाते थे, अगले दिन राजा उतने लोगों का खाना कम बनवाते थे जिससे खाना उनका एग्जैक्टली एकदम सटीक बनता था। फिर बाद में इनको मालूम पड़ा कि भगवान अपने आप उतने मूंगफली के दाने छोड़ देते थे जितने सैनिकों की जंग में अगले दिन मौत होने वाली होती थी। लेकिन अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करें तो शेट्टीज का उदुपी रेस्टोरेंट चेन शुरू करने के पीछे का एक मेजर रीजन है कि अक्सर इन रेस्टोरेंट्स में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, मैनेजर से लेकर वेटर्स तक, उनको रेस्टोरेंट ओनर्स ही खुद फंड करते हैं नेक्स्ट उदुपी रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए। अब क्योंकि उस समय कर्नाटका में जो ज्यादातर लैंड्स होते थे वो जैन लैंडलॉर्ड्स के पास थे, तो इन बंड्स के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते थे कि वो उनके परिवार का गुजारा करवा सके। ऊपर से खाना बनाने के अलावा उन्हें और कोई स्किल्स भी नहीं आता था, तो इसीलिए जॉब्स की तलाश में ही बंड कम्युनिटी ने उदुपी से बाहर निकलना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक थे कदनदाले कृष्णराव, एक वेटर जिन्होंने 1925 में अपना पहला उदुपी रेस्टोरेंट शुरू किया। सो कृष्णराव ने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए अपना स्कूल बहुत जल्दी ही छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने कई ऐसे और जॉब्स किए एंड फाइनली 1920s में कृष्णराव मद्रास के शारदा विलास ब्राह्मण्स होटल में एक किचन वर्कर काम करने लग गए। फिर इन्होंने वक्त के साथ कुकिंग में भी एक ऐसी मास्टरी हासिल कर ली कि इन्होंने एक न्यू डिश ही इन्वेंट कर दिया, मसाला डोसा। यस, एक दिन जब कृष्ण राव अपने रेस्टोरेंट में डोसा बना रहे थे तब वहाँ पे डोसा के साथ सब्जी के तौर पे सर्व करने के लिए पोटैटोस कम पड़ने लग गए। इसलिए फिर उन्होंने जितने भी पोटैटोस बचे थे उनको मैश करके डोसा के अंदर डाल के सर्व करना शुरू कर दिया और इन्वेंट कर दिया मसाला डोसा एज वी ईट टुडे। फिर शारदा विलास ब्राह्मण होटल में भी राव के काम से खुश होकर 1925 में उनके ओनर ने अपने मद्रास के एक दूसरे एरिया जॉर्ज टाउन में उनका एक और जो रेस्टोरेंट था, उस पूरे रेस्टोरेंट को 700 रुपीज पर मंथ के लीज पर राव को ऑफर कर दिया और बस इसी से शुरुआत हुई पहले उदुपी रेस्टोरेंट कृष्ण विलास की। पर चलो, अगर आप इनके सक्सेस स्टोरी से ऐसा बोलो कि वो समय कुछ और था, तभी इतना कंपटीशन नहीं था करियर वगैरह में, पर आई वुड से कि आज के तारीख में कंपटीशन और ऑप्शंस के साथ पे भी तो बढ़ गया है एंड आज के तारीख में जितने भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें सबसे वेल पेइंग फील्ड है आईटी। एंड डोंट वरी, अब आप भी आईटी इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हो, वो भी बिना कोई आईटी बैकग्राउंड या फिर नॉलेज के, थ्रू कोडिंग इनोवेटर्स। कोडिंग इनोवेटर्स इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आईटी इंडस्ट्री में करियर बनाने के साथ साथ 100% एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है। ये कोर्स 9 महीनों का होता है जिसमें पहले के 6 हफ्तों में तो आपको अलग अलग आईटी फील्ड्स के बारे में बताया जाता है, जो बेसिकली आपको मदद करेगा अपना खुद का फील्ड सिलेक्ट करने में। इनके प्रोग्राम्स में आपको केस स्टडी सॉल्व करनी होगी जिनके मॉड्यूल्स डिजाइन किए होते हैं Amazon, फिलिप्स, डेलॉयट जैसे कंपनी के एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए 1 मंथ की इंटर्नशिप भी करनी होगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज, कोर्स कंप्लीट होने पर अगर आपको कोई जॉब नहीं मिला तो 100% फीस रिफंड हो जाती है। और हाँ, जिन जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है इस प्रोग्राम में वो आज 10 लाख से 25 लाख तक का पैकेज कमा रहे हैं। तो आज ये डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट्स में दिए गए लिंक से एनरोल करें जॉब गारंटी बैच में, जहां आपको फ्री काउंसलिंग भी मिलती है। और हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी जाओ क्योंकि ये सिर्फ पहले 100 कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कैसे 700 रुपए पर मंथ के लीज से शुरुआत हुई पहले उदुपी रेस्टोरेंट कृष्ण विलास की। और फिर इस रेस्टोरेंट को ओन करने के बस 2 ही सालों में कृष्ण राव ने मद्रास के ही एक ब्राह्मण डोमिनेटेड माउंट रोड एरिया में 2 वेज रेस्टोरेंट्स भी ओपन कर दिए थे। अब ये स्पेसिफिक एरिया इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये ब्राह्मण डोमिनेटेड होने के बावजूद भी वहाँ पर एक भी प्योर वेज रेस्टोरेंट था ही नहीं। सो ये डेफिनेटली राव की एक मास्टर स्ट्रेटेजी थी। पर जो दूसरा मेजर उदुपी रेस्टोरेंट चेन था उसकी भी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है।
दासा प्रकाशा। इस चेन को के सीतारामा राव ने साल 1921 में अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर एक टिफिन सर्विस के जैसे शुरू किया था, लेकिन जल्दी उन्होंने दासा प्रकाशा ब्रांड को मैसूर से लेकर मद्रास तक पॉपुलर कर दिया। इतना पॉपुलर कि उस टाइम देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी सभी इनके कस्टमर्स बन चुके थे। एंड फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब दासा प्रकाशा ग्रुप ने ही पूरे भारत में उडुपी रेस्टोरेंट्स के चेन को फैलाने की नींव स्थापित कर ली, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय ने आगे चलकर अपना खुद का एक उडुपी रेस्टोरेंट कहीं और जाकर शुरू कर दिया था। ऊपर से सीतारामा जी ने अपने होटल्स में सिर्फ उडुपी ओरिजिन एम्प्लॉयज को ही हायर किया था, जिससे कि उडुपी का वो ऑथेंटिक टेस्ट यानी कि बेसिकली ब्रांड को ही मेंटेन करने में बहुत आसानी हो गई थी। सो आप कृष्णा विलास ले लो, दासा प्रकाशा ग्रुप ले लो, या फिर आज का पुणे का फेमस वैशाली रेस्टोरेंट ले लो, इन सब में 2 बातें कॉमन है। पहला, इन तीनों भी रेस्टोरेंट के ओनर्स एक प्रीवियस उडुपी रेस्टोरेंट में वेटर या फिर हेल्पर का काम करते थे, और फिर उस रेस्टोरेंट के ओनर ने ही इन्हें फाइनेंस करके एक न्यू उडुपी रेस्टोरेंट खोल के दे दिया। पुणे के आज के फेमस वैशाली रेस्टोरेंट के ओनर जगन्नाथ शेट्टी ने तो अपने अंकल के रेस्टोरेंट में एज अ हेल्पर 3 रुपए की सैलरी से स्टार्ट करके आज का पुणे का ये फेमस रेस्टोरेंट खड़ा किया था। पर इन तीनों भी रेस्टोरेंट्स में जो दूसरी बात कॉमन है वो ये है कि ये तीनों भी अलग अलग फैमिलीज के अलग अलग नाम के रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन इन सब में आपको उडुपी नाम ही सबसे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट जो उडुपी रेस्टोरेंट्स आप भी विजिट करते होंगे उनके भी अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन इन सारे रेस्टोरेंट्स में एक नाम बड़े अक्षरों में एकदम प्राउडली लिखा हुआ होता है, उडुपी रेस्टोरेंट। इस पर द ओशन पर्ल के वीपी नागार्जुन उडुपी का कहना है, उडुपी ब्रांड पर किसी एक कंपनी या फिर किसी एक रेस्टोरेंट की कोई ओनरशिप नहीं है। ये बेसिकली उडुपी के सभी लोगों का एक कलेक्टिवली ओन्ड ब्रांड है। पर ये काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इससे होता ये है कि अनलाइक पॉपुलर फ्रेंचाइजी ऑप्शंस मैकडॉनल्ड्स, केएफसी वगैरह वगैरह, पैसा खर्च किए बिना भी इन रेस्टोरेंट्स को एक ब्रांड के जैसा ब्रांडिंग और उसका ट्रस्ट भी मिल जाता है। ट्रस्ट कि मैं किसी भी उडुपी रेस्टोरेंट में खा लूं, मुझे काफी अफोर्डेबल रेट में शेट्टीज के किचन से शुद्ध शाकाहारी खाना मिल ही जाएगा। पर इसमें भी एक सरप्राइजिंग बात ये है कि कई ऐसे शेट्टीज के उडुपी रेस्टोरेंट भी हैं जो आज नॉनवेज भी सर्व करते हैं। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इन्होंने मार्केट में नॉनवेज के बढ़ते प्राइसेस को स्टडी किया, तब उसके डिमांड को देखकर इन रेस्टोरेंट ओनर्स ने भी तुरंत शुरू कर दिया अपना नॉनवेज का बिजनेस। यस, और आज भी आपको कई सारे ऐसे उडुपी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो नॉनवेज भी सर्व करते हैं, और नॉनवेज में तो इनका मेन प्रॉफिट उल्टा एवरेज से ज्यादा होता है। ये पर चिकन ही बाकियों से 20 टाइम ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि उनकी जो रसम की ग्रेवी होती है वो बाय डिफॉल्ट ही काफी पतली होती है, एंड इस वजह से वो एक चिकन में ज्यादा लोगों का पेट भर पाते थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अब क्योंकि शेट्टीज एज अ कम्युनिटी ही नॉनवेज कंज्यूम करती है, तो उनका मार्केट के हिसाब से तुरंत अडेप्ट करने में उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, एंड उल्टा इससे इनका बिजनेस वर्ल्ड वॉर जैसे टफ टाइम्स में भी सर्वाइव कर पाया। इसके अलावा एक और तरीके से शेट्टीज ने पास्ट में भी अपनी एडेप्टेबिलिटी दिखाई है, जो है बाय एलिमिनेटिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो अगर हम लेट 40s 50s की बात करें, तो तब इंडिया में रिलीजन, कास्ट और क्लास ये सब को लेके जो भेदभाव था वो इंडस्ट्री और इनफैक्ट होटल इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा था। बट शेट्टीज ने पर्टिकुलरली अपने रेस्टोरेंट्स में एक चेंज लाया और खाना परोसने में भेदभाव को बिल्कुल एनिबलेट कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो दलित्स को भी होटल्स के बाहर स्पेशल सीटिंग्स अरेंज करके डिस्पोजेबल बर्तनों में खाना सर्व करना शुरू कर दिया था, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। सो इन अ वे जिस तरीके से शेट्टीज अपने आप को रेगुलरली समय के हिसाब से ढालते आए, उनकी कम्युनिटी होटल इंडस्ट्री में काफी टाइम से सर्वाइव कर पाई। एंड इन जनरल नॉनवेज में भी शिफ्ट होने का जो डिसीजन था वो भी काफी प्रॉफिटेबल साबित हो गया, क्योंकि इसके बाद इन्होंने उन रेस्टोरेंट्स में कुछ गोवन औरतों के साथ मिलकर लिकर भी सर्व करना शुरू कर दिया था, जहां से ही फिर शुरुआत हो गई इनके बार रेस्टोरेंट के बिजनेस की। अब इस मॉडल के तहत जो पहला डांस बार था वो एक हार्ट पेशेंट ने खोला था। जगत्यानी नाम के एक हार्ट पेशेंट ने अपना बार सोनिया महल मुंबई के नरीमन पॉइंट में ओपन कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ के जो डांसर्स थे वो उनके दिल की धड़कनों को मेंटेन रखने में मदद करते थे। फिर धीरे धीरे और भी शेट्टीज ने डांस बार्स की पॉपुलैरिटी को परख लिया और फिर एक कदम एक्स्ट्रा चलकर कैबरे जॉइंट्स भी शुरू कर दिया। एंड देन दिस न्यू इंडस्ट्री, ये जो बार रेस्टोरेंट्स का बिजनेस था, वाज अगेन अ बिग हिट फॉर शेट्टी। इनफैक्ट मुंबई सेंट्रल पर खुला एक डांस बार तो इतना बड़ा हिट था कि उसके ओपन होते ही उसके बाहर बैठे एक पान वाले भैया की भी किस्मत रातों रात चमक गई। वो एक झटके में एक ही रात में अचानक से 300 से भी ज्यादा पान बेचने लग गए। इसके अलावा इनके जो बार्स हुआ करते थे वो किसी और डाइनिंग प्लेस की तरह ही यहाँ पर भी वेटर्स होते थे, पर इनको कस्टमर्स को सर्व करने के अलावा एक और काम होता था, वो था जो बार में पैसे उड़ाए जाते थे उसको कलेक्ट करना। इनके बार में लेकिन डांसर्स ही नहीं, बैंड और म्यूजिशियंस भी होते हैं जो 50 से 100 रुपए की टिप में लोगों के रिक्वेस्ट पर गाना बजा देते हैं। पर यूजुअली 11-11:30 के बाद जो गाना होता है वो और ज्यादा लाउड और पेपी हो जाता है, क्योंकि ये समय हो जाता है परफॉर्मेंस का, डांसर्स का, जिन परफॉर्मेंस में फिर डांसर्स पर लिटरली लिमिटलेस पैसे उड़ाए जा सकते हैं। कुछ सबसे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स बताऊं तो मुंबई के ग्रैंड रोड के टोपाज बार काफी फेमस हो गया था, क्योंकि वहां पर एक रात अब्दुल करीम तेलगी नाम के जनाब ने 90 लाख उड़ा दिए थे। आई रिपीट
सिर्फ एक रात में। एक दूसरे गैम्बलर हितेश का भी केस काफी फेमस हो गया था क्योंकि वो 2 साल तक मुंबई के अलग अलग बार में जाकर हर रात ऑलमोस्ट 2 लाख उड़ाता था। ऐसे और भी जितने भी लोग डांसर्स पर पैसे उड़ाते हैं, उसका जो बंटवारा होता है वो कुछ ऐसा होता है कि 40% डांसर्स के पास चला जाता है और 60% चला जाता है उस बार के रेस्टोरेंट के ओनर के पास। अब अगर बार डांसर्स की भी बात करें तो यूजुअली ये डांसर्स एक पर्टिकुलर फिगर और हाइट के ही प्रेफर किए जाते हैं, और अगर उस बार में इनके परफॉर्मेंस की डिमांड भी बढ़ जाए तो कुछ फेमस डांसर्स की सैलरी तो 1 से 2 लाख तक पहुंच जाती है महीने की। पर हाँ, इन डांसर्स को टच करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। इनफैक्ट महाराष्ट्र डांस बार बिल ने तो ऐसा करने पर जेल और 50,000 तक का फाइन भी फिक्स कर दिया है, क्योंकि कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर ये इंडस्ट्री लड़कियों के लिए अनसेफ हो जाती है। इनफैक्ट एक और इंडस्ट्री है जो भी लड़कियों के लिए काफी ज्यादा अनसेफ है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। आप इनके मूवीज के पोस्टर्स ही देख लो, यहाँ पर लड़कियों को ओपनली मूवी के टीजर पर ही, मूवी के पोस्टर पर ही ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आखिर इतनी वल्गर होती ही क्यों है? पर इस वीडियो पे हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको शेट्टीज का होटल इंडस्ट्री में ये सक्सेस स्टोरी काफी मोटिवेटिंग लगा और आपको और भी रीजंस पता है कि क्यों शेट्टीज होटल इंडस्ट्री में इतने सक्सेसफुल है, तो नीचे कॉमेंट्स में आप उसे लिख सकते हो। जय हिंद।